रिलीज। आप जहाँ जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे वहाँ पे आप पॉज करो, ठीक है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसमें। ये यूटीएम मशीन है, ठीक है। इसमें ऊपर टेंसाइल टेस्ट होगा और नीचे कंप्रेशन टेस्ट है। कंप्रेशन टेस्ट के लिए इसमें हमने कंप्रेशन प्लेट दे रखी है, वो मैंने रखी हुई है, आपको उसको दिखा दूंगा यहाँ पे। और नीचे कंप्रेशन में नॉर्मली हमको बैंड रिबैंड टेस्ट करना है। ये बैंड रिबैंड की असेंबली है, ये भी है और ये भी है। ये हायर लोड के लिए है या लोअर लोड के लिए। टेंशन में हमारे पास हम लोग 8 mm से लेके 32 mm तक टेस्ट इसमें कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह इसमें भी अगर बैंड रिबैंड करना तो 32 mm तक बैंड रिबैंड भी इसमें कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है कि ये यूटीएम का फ्रेम है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक है, तो हाइड्रोलिक ये पंप है और इसमें सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ है। जैसे वहाँ से हाइड्रोलिक हम देते तो पिस्टन उठता है, तो ये टेबल के साथ ऊपर उठता है। ये चारों जो पिलर है इसके बाहर वाले, ये दोनों और दो पीछे, ये पिलर ऊपर चलते हैं। ऊपर से चलेंगे, ये वाला हिस्सा भी आपको ऊपर जाता है तो टेंशन लोड लगता है। और बीच का गैप अगर जैसे मेरे को सरिया छोटा बड़ा है तो ये क्रॉस हेड है मेरे पास, ये रिमोट है इसका, तो रिमोट के थ्रू में जैसे इसका बीच का गैप कम ज़्यादा करना तो डाउन करूँगा तो डाउन आएगा। ऑन साइड ये एक बार ये इमरजेंसी मात्र खोल देना। ওটা আমি অ্যারেঞ্জ করব না তো सारे इंडिकेटर को ऑन करना। घुमाया हाँ। आणि इंडिकेटर ये मैं अब इसीलिए बोल देता हूँ, ये हमारा डिजिटल इंडिकेटर है, ठीक है। और ये पंपिंग यूनिट है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जो रिलीज वाल्व है हमारा वो मैनुअल होता है, ठीक है। ये ऐसे जो ओपन रहेगा, जब ये ओपन रहेगा तब तेल हमारा जाएगा नहीं मशीन की तरफ, जब मैं क्लोज करूँगा तभी जाएगा, ठीक है। और ये डिजिटल यूनिट है, इसके पीछे एक स्विच है, जैसे इसको ऑन करेंगे यहाँ ऑन हो जाएगा। और ये फुली कंप्यूटराइज है, सारा सॉफ्टवेयर है हमारा अमिल का, वहाँ से पूरा चलाना, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ठीक है। केवल इसमें भाई ये खोलना पड़ता है बार बार जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें इसका यूज़ इतना ही है, बस यहाँ कुछ नहीं करना है। इसमें इमरजेंसी बटन कभी दबा देंगे ये वाला, जैसे दबाएंगे जैसे इसमें एरो बने हुए हैं, जैसे इनको आप इसी तरह घुमाओगे तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये इसका रिमोट है, रिमोट का फंक्शनिंग भी मैं बता देता हूँ। ये मैं अभी पंप यहाँ से मैनुअल ऑन करने के लिए भी है, जैसे मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो पंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये रिमोट है, ये साउंडलेस है मशीन, और मशीनों में बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो ये क्रॉस साइड में डाउन करूँगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे ये मेरे पास ये TMT है, इसको समर्पित करेंगे। जैसे ये गैप थोड़ा मेरे को कम लग रहा है तो मेरे को बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इतना आ गया, इतने पे मेरे को टेस्ट करना है तो इसमें इसको रखूँगा। और इसको मैं जैसे ऊपर वाले को मैं क्लोज करूँ तो क्लोज हो गया, ओपन क्लोज। यहाँ लिखिए हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि क्लोज हो गया। और नीचे वाले को भी अगर क्लोज करना तो नीचे वाले को अभी क्लोज नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि जो असेंबली का लोड है मेरा ये 10-12 kN के लगभग है। वेट डेड लोड जो मशीन का, जो पिस्टन के ऊपर जितनी भी इसका वेट आ रहा है उसका 12 kN है। तो पिस्टन जैसे ऑयल उसके ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो उसके ऊपर जो भी वेट है वो वहाँ रीड करने लग जाएगा। तो वो लोड मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं उसको पहले ही टेयर कर लूँगा। तो टेयर करने के लिए पहले मैं यहाँ भी ये क्लोज नहीं करना है मेरे को, यह मेरा सैंपल लूज है, ठीक है। अब मैं वहाँ नहीं, ठीक है, इतना ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काम मेरा इतना ही है। अभी मैं इसके बाद सॉफ्टवेयर ऑन करूँगा अपना। ये है मेरा सॉफ्टवेयर अमीन वाला, तो डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मशीन कनेक्ट करूँगा। जैसे मशीन कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो जाएगा इसका। इसके बाद सबसे पहले मैं ये देखूंगा यहाँ पे कि टेस्ट टाइप क्या है। टेंसाइल टेस्ट मेरे को करना है। टेंसाइल टेस्ट में मेरे को क्या करना है, TMT करना है। इसमें बहुत सारे तरह के सैंपल है, जो भी आपका रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राउंड बार, रेक्टेंगुलर, XT वायर, रोप, नट बोल्ट वगैरह सारा कुछ है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। नट बोल्ट और रोप वायर के लिए अटैचमेंट और ऐड करनी पड़ती है। अभी मेरे पास ये वाली अटैचमेंट नहीं है, और जब आप फर्दर कभी भी चाहिए होगा आपको तो ये आप परचेज कर सकते हैं, फिर ये वाले टेस्ट भी आप कर सकते हैं इसमें। अभी मैं TMT टेस्ट करूँगा। TMT टेस्ट जैसे करूँगा तो यहाँ पे ये पूछता है इसकी वेट एंड लेंथ और डेंसिटी। इसका वेट कितना डाला था सर अभी आपने थोड़ी देर 0.45
देन 700 730 है। जो ठीक लेंथ है सैंपल के हमने मेजर कर लिया है, ये इतना आ गया। और इसकी जो लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेता है, 10 mm आ गया। और इसको मैं एक्सेसोमीटर यूज़ करूँगा इसमें। एक्सेसोमीटर ये वाला असेंबली है, ये हमने लगा दिया वहाँ पे एक्सेसोमीटर। जैसे ही मैं यहाँ पे गैस करूँगा एक्सेसोमीटर, ठीक है, यहाँ पे ये और फंक्शन खुल जाते हैं। आप देखो मैं नो करूँगा, कुछ फंक्शन गायब हो जा रहा है, फिर कुछ फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक्सेसोमीटर 1 मैं यूज़ करूँगा। तो ये है एक्सेसोमीटर, ये अलग अलग डाया इसमें आ जाता है। जैसे अभी ये पैन ऑन कर मैं इतना गैप रखूँगा ये वाला, और ये एक्सेसोमीटर ऐसे चलता है। आप देखो मैं दिखाता हूँ, ये मूवमेंट इसका थोड़ा सा चलता है, ये देखो, ये इतना सा चलता है, 2 mm चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको 2 mm तक चल रहा है, 2 पॉइंट, इतनी रेंज है इसकी। बट जब ये यूज़ होता है तो 0.1 0.2 से ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। और इसका जैसे मैंने इसको गैस किया तो मेरे को पहले तो मेरे को कितने पे प्रूफ स्ट्रेस निकालना है, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए दिया है, तो 0.2 पे मैं निकालूंगा। और रिमूविंग एक्सेसोमीटर, जब मेरा एक्सेसोमीटर का काम कंप्लीट हो जाता है तो मेरे को एक्सेसोमीटर हटाना होता है वहाँ से, ब्रेक से पहले। हाँ, ब्रेक के से पहले, ईल्ड के पास में। तो यहाँ पे मेरे को कुछ वैल्यू देनी पड़ती, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे दे रहा हूँ 0.2। ठीक है, इसको अप्लाई करता हूँ 0.2 पे मेरे को ये यहाँ पे बिलिंग ही करने लग जाएगा, प्लीज़ रिमूव द एक्सेसोमीटर। तो मैं इसको निकाल दूंगा। ये अब जैसे मेरा सरिया 10 mm का है, तो ओरिजिनल गेज लेंथ ये पूछ रहा है, तो ओरिजिनल गेज लेंथ मेरा हो जाएगा, जो डाया रहता है कोई भी सैंपल का डाया जो होगा, इंटू 5 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो जैसे अभी मेरा सैंपल है 10 mm का, तो मैं यहाँ पे 50 डालूंगा। और गेज लेंथ मेरा ये वाला 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं, ये 25 है, 25 ये 25 है। मेरे पास एक और भी है, दूसरा ये निकल जाता है, वो वाला 50 भी है, तो यहाँ पे मैं 25 डाल दूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना ही काम करना है। और मेरा पंप रन है, तो एक बार मैं इसको प्री लोड करूँगा। मैं टेयर कर लेता हूँ इनको। प्री लोड, इनको टेयर करने से ये रहता है कि मेरा जब मैं प्री सेट करूँगा तो मेरे को कुछ मूवमेंट दिखेगा यहाँ पे। चला, एक बार और चला सकते हो। ठीक है, लगभग 2 mm यहाँ पे आ गया ना आपका नीचे, तो 2 mm पिस्टन उठ गया आपका लगभग 2 mm पे भी। ये 10 kN लोड, जो 10 kN लोड आ रहा है, ये असेंबली का लोड है, जबकि मैंने अभी सैंपल पकड़ा नहीं, तो ये मेरे को नहीं चाहिए वहाँ पे टेस्टिंग में, तो मैं इसको टेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतने करना, मैं एक्सेसोमीटर लगा लेता हूँ वहाँ पे, और उसके बाद जॉज को क्लोज कर देता हूँ नीचे वाले, उसके बाद टेस्ट। ऐसे अप्लाई करना, आप इसको वीडियो बना सकते हो यहाँ पे, और नज़दीक से थोड़ा दिखाओ, और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सेसोमीटर की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 0.5 आ रहा है, तो मैं इसको टेयर कर देता हूँ, और यहाँ से रन कर देना आपको। वो देख रिलीज कर दे थोड़ा सा। पेस रेट भी डालना पड़ेगा इसमें, तो पॉज कर देना, इसको रिमूव कर लेना नीचे वाले को, थोड़ा जॉस को अभी नहीं खुलेगा, जीरो नहीं हुआ। जा खोल दिन ना ताला को, लो आप पॉज कर देना वीडियो ना। जा खोल दिन ता लो। तो पेस रेट जरूर ये इस पे ध्यान देना, मैं भी भूल गया, तो यहाँ पे 12 कंट्रोल पे इसको चलाना है। ठीक है, इसको 0.05 पेस रेट पे चला रहा हूँ, और 0.5 इसी का भी चला रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रेट तो सेट कर दूंगा मैं। 15 लीटर
आप इसके बाद जो भी टेस्ट करेंगे यही वाला मेथड फॉलो करना है, बस इतना ही है, ऐसे ही करना है, आपके टेस्ट होते जाएंगे। ये काफ़ी देर तक चलेगा, तो इस रेट 0.5 है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, काफ़ी वेट रेट कितना तक दे सकते हैं, कितना से कितना तक? 5 kN तक दे सकते हैं। 0.5 से 0.5 कम दे सकते हैं। 0.5 तो और टाइम ज़्यादा लगेगा सर आप। 0.1 दे सकते हैं, टाइम लगेगा। 0.1 भी दे सकते हाँ हैं, 0.1 भी दे सकते हैं। 5 भी दे सकते हैं, नहीं 5 से ज़्यादा नहीं। यानी हमने 9 तक टेस्ट किया हुआ है, 9 तक। हाँ, बट अभी ज़रूरत ही नहीं है। अब TMT वगैरह में 32 का भी आप लगाओगे तो 4 तक चलेगा मैक्सिमम। नहीं इसका वो रेंज किस तरह है क्या? उसकी तो रेंज तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट वो आपको मौका ही नहीं देगा कुछ करने का। वो तब तक सैंपल, जो भी सैंपल आप लगाएंगे, 0.5 में भी हो गया तो ठीक है। 0.5 में भी आ गया और हाँ, अभी यहाँ पे रिमूविंग एक्सीलरोमीटर का आएगा वार्निंग, ये आ गया ना, तो यहाँ पे ब्लिंक करने लग गई, मैं एक्सीलरोमीटर निकाल दूंगा बस, देख रहे हैं। थोड़ी देर में ब्रेक हो जाएगा। अस्ट्रेलियामा जान्छ क्या त्यो अल्टिमेटमा पुगिसक्यो होइन, अब वडाइङ गर्नु अब पुग्छ। र त्यो धेरै अगाडि नै वार्निङ गरिहाल्छ एक्सिलोमिटरको। ब्रेक निकाल। ठीक है, सैंपल टूट गया। अब इसके बाद मेरे को सैंपल निकालना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है अभी गेज लेंथ आफ्टर फ्रैक्चर। तो गेज लेंथ क्या होती है पहले मैं वो बता देता हूँ। मैंने पहले उसमें मैं सैंपल पहले लगा दिया था। जैसे ये सैंपल आप दिखाओ, ये वाला सैंपल है, तो ये 10 mm का है, ठीक है। तो मेरे को परसेंटेज एलोंगेशन निकालने के लिए एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है और फाइनल वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा। उसका जो परसेंटेज आएगा वहाँ पे दे देगा, एज़ पर IS के हिसाब से पहली रिक्वायरमेंट है उसकी। तो ये लंबाई है, इसका पहले एक सेंटर मार्क कर लेंगे। और 10 का डाया है, इसलिए 50-50, 10 पंजे 50 होता है, तो 50-50 की गेज लेंथ हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके पूरे पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा किसी स्केल से ना निशान मार देंगे इसमें। उसके बाद जब मैं इसको टेस्ट करूँगा तो फिर वापस उतारूँगा इसको। अब वो 50-50 mm के जो भी मैंने निशान मारे हैं वो किसी एक के अंदर तो टूटेगा ही, क्योंकि वो फिक्स है नहीं वो कहाँ पे टूटेगा, ठीक है। तो जो 50 mm पे जो टूटा है वो निकालेंगे, वापस हम जोड़ेंगे उसको। तो जो 50 था पहले, अब लंबाई हुआ जहाँ पे टूटा है वो लंबा हो जाता है। तो लगभग जितना भी आएगा 55, 56, 57 जो भी आएगा एक्चुअल आप स्केल से मेजर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे उस वैल्यू। अब 50 फ्याक्टर भएपछि अब लगभग साथी टाइमसम्म 56 हुन्छ, त्यो 56 हुन्छ। जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वहाँ पे वो डाल दीजिएगा। 56 13 हुन्छ कि 56 57 डालता हूँ। ठीक है। वेट ऑफ केजी आफ्टर तो वही वही 14% आ गया। हाँ, अगर मैं इतना डालता हूँ तो मैं 18% आ गया। इसका जो लेंथ है, पहले की लेंथ थी इसकी 730। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 35 और बढ़ गया है, 771 हो जाएगा। 765 65.33 765 हो जाएगा। और जो डाया भी अगर मेजर कर सकते हो आप, डाया भी मेजर कर सकते हैं, डाल देंगे। 10,000 हाँ, डाया जो यहाँ पे ना, जो ये टूटा हुआ भाग होता है, यहाँ पे मेजर करना होता है। रिपोर्ट ये एक टेस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ मैंने आपके कॉलेज का भी नाम भी डाल दिया, पूरा एड्रेस के साथ में आ गया। यहाँ पे किस कस्टमर के लिए हमने किया है, यहाँ कस्टमर का नाम भी आप डाल सकते हैं। बाकी ये बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट डाटा आ गया, ठीक है। इसकी जो प्रूव स्टेज 0.2% पे आई है वो आया 568, 568, ठीक है। मॉडल प्लस माइनस 0.2% नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं है, 0.2%। मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये ये हमारा एक्सीलरोमीटर का ग्राफ है।
ये स्ट्रेस के साथ में ग्राफ है उसी का ही। त्यो अघि तो जो 0.2 0.2% पहले जो ये लाइन चली, इसकी 0.2% पे एक लाइन और मारी उसने। वो नॉर्मली एक्चुअली एक ही वैल्यू क्योंकि सीधा ही चला है ग्राफ, तो चाहे यहाँ करे या कहीं भी करे वो ठीक है। उसने पॉइंट पर पूछा है तो पॉइंट पे हम थाहा भएन भने जो वैल्यू आएगी हमने यहाँ डिस्प्ले कोही करा बेला ये वाली value। त्यति हो कुरो त्यो होइन यील्ड स्ट्रेस भन्ने अप्पर र लोअर यसले इन्ड स्ट्रेसको 0.2% एडभान्समा यो बुक स्ट्रेस ये एक्चुअल वैल्यू होगी इसकी, ये कंप्लीट रिपोर्ट होगी। इसी तरह आपका फर्दर होते रहेंगे। पहिला याद हुनु पर्यो होइन सर सबै थाहा पाउनु पर्यो इसको- के हो भन्ने यहीं पर भी रख सकते हैं तो वहाँ पे नहीं रहेंगे वो वैल्यू बहुत 0.02 भी रख सकते हैं। ना एक्चुअल IS के हिसाब से 0.2 और 0.5 दो ही वैल्यू निकालने के लिए। आपको जो सैंपल है ना यसमा ये हुन्छ फिफ्टी सर, हुआ अनि यो सेन्टर से ग्राफ आयो नि सर, यसमा यील्ड जुन हामीले अगर डाया सायद पुरानो के सर है? में 50 होगा मजलिन 50 सेंटर से म देखाउँछु हामीले नयाँ स्याम्पल सेन्टर से। लगाएकै स्याम्पल सेंटर से जैसे एक मार्क मैंने सेंटर में मार दी वो सेंटर मार इधर दिया। 50 फिर इधर भी 50 इधर भी 50 पूरे पे मार दिया। सेंटर से 25 जेनरली 50 हाम्रो हो ग्राफ जुन नयाँ फिर किनभने 25 धेरै पुरानो ऐसे काम करने से हो। यस्तो चाहिँ ग्राफ आउँछ क्या, अलिकति माथि जान्छ तल ज्यादा बनी आउँछ। अपर एन्ड वहाँ लोअर रेंज इतनी एन्ड वाइड दे रखी है छ। इसने 12 से यो चाहिँ हामीले लेके चिन्छ। 24% तक दे रखी है। थाहा तो पाइयो आप कि यो उसमें कोही ज़्यादा पनि इतनी yield accuracy की जरूरत नहीं है। तर हमारी माइक्रो वैल्यू आ जा रही है। त्यसको केसमा इसका कहानी तब शुरू होगी जिस दिन आप किसी का सैंपल फेल करेंगे एक्चुअल, फिर वो आपके पीछे भागेगा कि मेरे को करके देखा, तब बोलेगा 25 पे भी करो 10 पे भी करो। जब तक उसका सैंपल पास होता रहेगा वो कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला। सब जगह का यही हाल है। कहानी उस दिन शुरू होती जब फेल हुआ था सैंपल पूरा। मैंने देखा है टाटा डोम सेपको ग्राफ भन्ने। अब यसमा चाहिँ हजुरले यील्ड कहाँ हो थाहा पाउन सक्नु हमारे भयो। सामने करो। यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ, यो जुन इलास्टिक लिमिटको लाइन हुन्छ यसको यसको 2% एउटा लाइन shift गर्ने। मान्छौँ, त्यसको सिफ्ट गर्छ 0.2%मा। सो यसले स्ट्रेन जहाँ स्ट्रेसलाई लियो यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ स्ट्रेस भन्छ। जुन टर्म चाहिँ यसको टिएमटीको केसमा चाहिँ यही प्रुफ स्ट्रेसलाई यील्ड भनिदिन्छ। त्यो एल पोइन्ट हो त्यो यो इन्डाइरेक्टली यील्डलाई पत्ता लगाएन हामीले त्यो सेक्सनमा। त्यही भएर हामीले त्यो ग्राफ एउटा एक्स्ट्रा साइडबाट काटेको त्यति मात्रै हो। अब यसमा उहाँले सबै कुरा 0.2% जुन छ नि यो ग्राफमा कहाँ दिन्छ कहाँ दिन्छ? यो लाइन जुन हुन्छ इसके बाद एक चीज और देख लीजिएगा, त्यसको वीडियो में 0.2% जैसे मेरा स्ट्रेन बढाएर सैंपल मशीन बंद होती है ना तो पहले यहाँ से एक बार मशीन चलानी है, स्ट्रेनको एउटा ठीक है, सैंपल निकालना है पहले। यो जुन इलास्टिक लाइनलाई यता एक्स्ट्रा कनेक्ट गरेर अनि यो कर्वमा यसले काट्छ। ठीक है, इसके बाद ये रिलीज करना है। त्यो राख्नै पर्छ। पर्दैन सैंपल निकालने के बाद ही रिलीज करना, वैसे नहीं करना, बाकी उसको स्टॉप कर देना। ये है ना थोड़ा सा नेकिंग आई ना इसमें। यो गरेको यो चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेनको छ बिना किन राख्नु कुरा के हो? मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्याल्यु चाहिँ त्यो चाहिनको लागि त्यसले चाहिँ स्ट्रेन क्यालकुलेट गर्नै पर्छ क्या। हामीले पुरै इन्टायर नहीं, सेक्सन ये डायमीटर को सभी को लगेगा। डिस्प्लेसमेंट हेऱ्यौँ भनेर मोडुलस मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिएन। जिपिएवाला भ्याल्यु दिएन छ। इसके अंदर कितना किनभने किन दिएन भन्दाखेरि हजुर उता ए भर्खर गरिदियो दिएको छ यो भ्याल्यु छ नि सर, यो भ्याल्यु त्यसमा दिएन। यो टर्मै त्यसमा मेन डिफ्रेन्स त्यही हो। यो टर्मै त्यसमा छैन। हो। त्यसमा यो हुँदैन। युज गर्नु पर्दैन। अहिले हामीले भएको जतिको सबै देखाउनु पर्यो नि त हजुरलाई देखाउँदाखेरि त्यो न त्यसको दामै 5 लाख रहेछ। यो ग्राफ इनफ छ क्या। यही ग्राफ नै हामीले पढ्ने हो बिना उसको चाहिँ यसरी रिपोर्ट दिने चाहिँ यही हो। यसमा यही पनि हुन्छ। यील्ड वैल्यू को एक्सटेन्सन ल्याबको लागि एक्सटेन्सन त चाहिन्छ। ल्याबको लागि त ल्याबको लागि त त्यो हो। अब त्यो बाहिर दिनको लागि त यहाँ आउँछ। बाहिर दिने रिपोर्ट त छ। एउटा टेन्साइल स्ट्रेन दिन्छ, एउटा यील्ड स्ट्रेस दिन्छ अनि पर्सेन्टेज इभ्यालुएसन दिन्छ। यति मात्र तिनवटा भ्याल्यु दिन्छ अहिले। अल्टिमेट भ्याल्यु यही हो होइन। अल्टिमेट भनेको यो भयो। अब बाँकी रहेको र अल्टिमेट र टेन्साइलको रेसियो चाहिँ 1.1 10% बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यो
यो लोडको ठाउँको स्ट्रेस र यो लोडको ठाउँको स्ट्रेस चाहिँ 10% हुनु पर्यो भन्ने आइएस स्टेट हार्डनिङ जोनबाट गयो माथि गइसकेपछि 10% भन्दा बढी हुनु हुँदैन कि मिनिमम 10% हुनुपर्छ। कमसेकम 10% हुनुपर्छ। स्ट्रेस बढाउँदै लग्यो यो 10% भन्दा कम हुनु हुँदैन। यो पनि हाम्रो फर्मुलामा साथै टेन्साइल टु यील्ड स्ट्रेन्थको रेसियो 1.19 मिनिमम 1.1 10% बढी त हुनै पर्यो भनेको छ। हाम्रोमा लगभग 20% बढी आयो भनेको 19% बढी भनेको। अब उहाँले सबै कुरा सिकाउनु भयो, मात्र यो जुन गेज लेन्थ कसरी एक्सटेन्सोमिटरको फेरि भन्नु त कसरी गर्नु? एक्सटेन्सोमिटरको अहिलेको केसमा अब हजुरहरूलाई जेनरली उसको लागि परेन, नो गरिदिने सक्यो। चाहियो यस त्यो जोड्नु पर्यो। ओके, यस गरिसकेपछि त्यस पछाडि यस गरिसके पछाडि यहाँ यसमा सेट गरिदिनु एक्सटेन्सन अर्को पनि थाल्यो। अनि त्यसपछि 0.2 र 0.5 को अप्सन हुन्छ। त्यसपछि हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ एक्सटेन्सोमिटर निकाल्ने त त्यो पोइन्ट डिफाइन गर्नको लागि हामीले यहाँ क्लिक गर्छौँ, यहाँ भ्याल्यु दिन्छौँ। जेनरली 0.01%मा इल आइहाल्छ। 0.01 mm मा इल्ड आउँछ। इल्डभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा प्लास्टिक भएकै हुँदैन, तन्किँदैन। त्यसले एकदमै यो म्याक्सिमम स्ट्रेस भन्दैन, त्यो कन्स्टेन्ट लिमिटसम्म अब इल्ड पार भइसकेपछि इल्ड पोइन्ट कटिसकेपछि त्यो स्याम्पल एकदमै मजाले तन्किन थालिहाल्छ क्या। 0.01बाट 0.2 mm पुग्नलाई 5-10 सेकेन्डमा भइहाल्छ। त्यति बेला यहाँ ब्लिङ्क गर्न थाल्छ अनि हामीले त्यसलाई रिमुभ गर्ने। त्यसले त्यो पोइन्ट भनेको स्टप गर्नु पर्यो। त्यो पोइन्ट भनेको त्यहाँभन्दा माथिको रिडिङको स्ट्रेसलाई उसले लिँदैन, इल्ड त्यही पोइन्टलाई इल्ड मान्छ क्या उसले। अब उहाँले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यो जुन पार्ट छ नि, यो भन्नुभएको छैन। यो सबै बिर्सक्यो। यो एकचोटि यसै एक्सटेन्सोमिटर हो कि यो चाहिँ कसरी हुन्छ यो हाल्यो होइन, त्यस पछाडि यहाँ नो गरेँ, यस गरेँ, ठिक छ। दुईवटा त्यो आइएस कोड हिसाबले अहिले 0मै भनेको छ, तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा होइन त्यो ठिक छ। अब यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने अनि आउँछ 0.2 राख्ने अथवा 0.15 मा पनि आइहाल्छ। जुन राख्ने पनि पोइन्ट 2 अब त्यसमा के यसरी गर्ने? त्यो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने उहाँले चाहिँ स्याम्पल अट्याच भइसकेपछि त एउटा पोजिसनमा हुन्छ। यो त फिक्स लेग हो। यो वाला लेग चाहिँ स्याम्पल जसरी तन्किन्छ यो वाला लेग तन्केर रिडिङ दिन्छ। उहाँले के भन्नु, जुन ठाउँमा लाग्छ त्यहाँभन्दा अलिकति तन्काइदिनु ताकि उसले रिडिङ रिड गर्न सुरु गर्न थालिसकोस्। जुन पोइन्ट छ त्यो अलिक तन्काइदिनु, त्यो पोइन्टलाई फेरि टेयर गरेर 0 गरिदिनु। नगर्दा पनि केही फरक परेन। नगर्दा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो पोइन्ट मानौ त्यहाँसम्म रिड गर्दैन, मिनिमम एउटा रिडिङ स्टार्ट गर्ने पोइन्टभन्दा माथि लगेर 0 गर्नु भनेको अब हाम्रो केही पनि छुट्दैन। उहाँले सब चिज भन्नुभयो। यो वाला कुरा उहाँले यसरी गरिदिनु भयो। स्याम्पल हजुरको रेडी भइसकेपछि फर्स्ट स्टेप भनेको छ स्याम्पललाई बिच भागमा सपोज 730 mm छ नि भनेको, अब यसको 365 mm मा 300 mm मा चाहिँ हामीले डिभाइड गरिहाल्ने सेन्टर लाइनमा टिपेक्सले। अरू केही पनि चल्दैन, त्यहाँ तात्छ, कलरहरू सब उठ्छ। त्यो चुट्टिदासम्म मार्किङ सब मेटिन्छ, टिपेक्स मात्रै बस्छ त्यसमा। टिपेक्सले सेन्टरबाट गर्ने। अब काम आयो यसको गेज लेन्थ सेन्टरबाट 50 किनभने 10 को हाम्रो 32 को भएको भए 160 एउटा मात्रै बच्छ। 32 को यसमा 8 मात्र धेरै मार्क आउँछ कुन ठाउँमा आउँछ। यो चाहिँ पर्सेन्टेज इलोङ्गेसनको क्याल्कुलेसन। अनि यो सेट गरिसकेपछि हामीले गर्दा चाहिँ सेन्टरबाट 25 लिन्छ। क्लेम गरेर स्टप गर्ने स्टप सिस्टम के गर्नु पर्दैन। ऊ आफै हामीले सेट गरेको पोइन्ट 0.2 mm ले रिड गर्न थाल्यो भने उसले भनिदिन्छ कि यहाँबाट तपाईँ हटाउनुहोस्, इल्ड पार भइसक्यो। इल्डभन्दा उता त मोडुलस हेर्ने होइन, इल्डभन्दा अगाडि नै हेर्ने हो त मोडुलस। भनेपछि यो गरिसकेपछि नेकिङ त कहाँ हुन्छ? क्लेम गर्ने अलिकति तन्काइदिने अनि त्यो भ्यालु बढिहाल्छ। हामीले हातले तन्काएको भ्यालु यहाँ रिड गर्छ, त्यसलाई टेयर गरिदिने हामीले सबै टेयर गर्ने। अब चाहिँ त्यसपछि हात नलगाउने, सबै टेयर गरिसकेपछि अब हामीले सुरु गर्नु पर्छ। क्लेम गर्ने सुरु गर्ने क्लियर गर्ने भनेको 0मा सेट गर्ने हो। अनि यो डुअल कन्ट्रोल मोडमा लगाउने जहिले पनि हामीले कहिलेकाहीँ लोडमा मात्रै चलाएर हाम्रो एउटा मात्रै फिड जान्छ क्या, लोड मात्रै। तर हाम्रो कस्तो हुन्छ सर, सपोज 10% इलोङ्गेसन मिनिमम भनेको छ नि त आइएसले 10%।
हाम्रो 730 mm को स्याम्पल छ भने यो फाइनली 10% पनि बढ्यो भने 803 73 mm यसको 10% बढ्ने भयो नि त। यो जुन यो स्याम्पल त 300 mm राखे पनि हुन्छ होइन? जति राखे पनि भयो, मिनिमम चाहिँ अब compressor 300 त्यसरी अलिक सानो हुन्छ। होइन यो यहाँ 300 च्याप छ नि तपाईँले तल र माथि, अनि बिचमा टेस्ट लेन्थ धेरै कम पर्छ। त्यो भएर 500 राख्नु भयो भने इसमें आपको कंक्रीट के या हाँ ये हटाना पड़ेगा। ये बैंड रिबैंड में हमने लगाया था ना, बैंड रिबैंड के लिए हमने ये लगाया ना, ये टेस्ट किया था ना बैंड रिबैंड जस्ट उल्टा करके इसमें करना।